अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है दैट इज़ रीज़न फॉर द राइजिंग डिमांड फॉर वाटर के हर जगह पे पानी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या है। पहला रीज़न हमारे पास ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बहुत बढ़ रही है, इस वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो रैपिडली सिंस द 1960 से जो आबादी है वह कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। ऑल थॉट द ग्रोथ हैज़ स्लो डाउन इन द रिसेंट ईयर। पिछले कुछ सालों में 1-2 साल में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, स्लो हुई है पॉपुलेशन, बट द पॉपुलेशन साइज़ इज़ द लार्जेस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है कि दुनिया ने इतनी आबादी कभी देखी ही नहीं थी। So there are about 6 billion people and they have to compete for the limited water supply. अब 6 बिलियन लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए compete कर रहे हैं, उनके पास पानी सप्लाई लिमिटेड है. So there is a greater demand for the water for basic thing. उनकी डिमांड सिर्फ ये कि हमें बेसिक चीज़ों के लिए पानी प्रोवाइड कर दिया जाए, जैसे कि नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए. तो 7% जो पानी है वो सिर्फ घरों में इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ 7%. सो ये एक रीज़न है कि डिमांड इसलिए. अब अगर हम बात पाकिस्तान की ही करें तो पानी की कमी सबसे ज़्यादा कहाँ है? कराची में, जो कि इतनी आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी कराची में है, तो वहाँ पानी की कमी है. तो लोग सिर्फ बेसिक चीज़ों के लिए डिमांड करें कि हमें सिर्फ बेसिक नहाने के लिए. लोगों के पास नहाने को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं मिलता कराची में. सो ये चीज़ें हैं कि हम लोग डिमांड करें कि हमें साफ़ पानी दिया जाए बेसिक चीज़ों के लिए. सो एज़ द वर्ल्ड बिकम मोर एफ्लुएंट एंड अर्बनलाइज्ड, अब जैसे जैसे दुनिया शहर की तरफ अर्बन होती जा रही है, क्योंकि विलेजेस से लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, वाटर इज़ यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन द बेसिक नीड. अब हम, क्योंकि अगर मैं इजी वर्डिंग में बोलूँ कि थोड़ा थोड़ा लोग अमीर होते जा रहे हैं, थोड़ा उनको शऊर आता जा रहा है, तो अब वो कहते हैं कि अब हमें बेसिक जो ज़रूरियात, पहले वो डिमांड कर रहे थे ना कि हमें बेसिक चीज़ों के लिए चाहिए पानी, अब वो डिमांड करें अदर देन द बेसिक नीड्स. बेसिक नीड से हट के हमें अब पानी चाहिए. किस लिए चाहिए? अब लोगों के पास घरों में लॉन आ गए हैं, गार्डन आ गए हैं, उनको पानी लगाना है, हमने गाड़ियाँ साफ़ करनी है, स्विमिंग पूल में पानी चाहिए, तो हमें साफ़ पानी चाहिए इन चीज़ों के लिए. सो टुडे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज़. अब हमने एस्टिमेट किया कि आधे से ज़्यादा आबादी शहरों में रह रही है. तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं, तो अब उनके पास गार्डन भी है, उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास बेसिक नीड्स के लिए जो जहाँ जहाँ पानी इस्तेमाल हो रहा है उनको ज़रूरत पड़ रही है. सो दिस इज़ द बेसिक नीड, और इसलिए ये डिमांड बढ़ रही है पानी की कि हमें पानी चाहिए. सो पहला रीज़न हमारे पास आ गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ रही है. पहले तो उन्होंने डिमांड की कि बेसिक चीज़ों के लिए, अब वो डिमांड करें कि अदर देन द अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो आप लोग कर लेना. उसके बाद दूसरी हमारे पास डिमांड आती है एग्रीकल्चर में, जो खेतों में, फसलों में हम लोग पानी लगाते हैं. With more people to feed, more land has to be found, as that there is enough food to go around. Water is essential for agriculture and more cultivation mean more water is needed. अब देखें, पानी फसलों के लिए चाहिए, कल्टीवेशन के लिए चाहिए, इसका मतलब है पानी हमें ज़्यादा चाहिए. जितने लोग खेती बाड़ी करेंगे, जितना फसलें उगाएंगे, उतने लोग खा सकेंगे. अगर फसलें ही नहीं उगेंगी, गंदों में नहीं उगेगी, तो आटा कहाँ से आएगा? सो ये चीज़ है. सो 69% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड इन द एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड. अब वो कह रहे हैं कि 69% पानी जो है हम सिर्फ एग्रीकल्चर में पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं. द वाटर दैट इज़ यूज्ड कम नॉट ओनली फ्राम रिवर एंड लेक. ये वो पानी नहीं है जो सिर्फ रिवर और लेक से आ रहा है, बट आल्सो फ्रॉम अंडरग्राउंड सप्लाई. नहीं, ये तो हम ग्राउंड से भी निकाल रहे हैं, ज़मीन के नीचे से भी. अब गांव में फसलें उगती हैं, राइट, तो गांव में हमारे पास क्या होते हैं? ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, तो वहाँ से भी ये पानी निकाला जा रहा है. सो अंडरग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम यूज़ थ्रू वेल के ज़रिए, कुएँ के ज़रिए. इनफैक्ट इन सम कंट्रीज सो मच ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई हैज़ बीन यूज दैट द वाटर सप्लाई इज़ रनिंग वेरी लो. क्योंकि पानी की कमी हो गई है, पानी सप्लाई कम हो रहा है, तो लोग जो हैं बाहर के ममालिक में, कुछ कंट्रीज़ में ज़मीन के नीचे से पानी अब निकालना स्टार्ट कर दिया. सो एक रीज़न ये है कि इस फसलों को पानी लगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए इनको चाहिए पानी, तो वो कुछ ना कुछ करके पानी निकाल रहे हैं. थर्ड रीज़न हमारे पास आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो काम होता है, मशीन्स वगैरह पे, मशीनों पे. अब जैसे कालीन की इंडस्ट्री है, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो हर इंडस्ट्री में पानी तो चाहिए. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन. अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? इंडस्ट्रीज़ कब स्टार्ट हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी, जब कंट्रीज़ ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियलाइज हुआ था. सो वेस्टर्न यूरोप व कंट्रीज़ इन वेस्टर्न यूरोप में कौन कौन से ममालिक आते हैं? एशिया, साउथ
साउथ कोरिया, चाइना, जापान, सो कंट्रीज़ इन साउथर्न एशिया वाले पार्ट जो थे वो सक्सेसफुली, उनके पास ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, पावर हाउस उन्होंने अब बिजली कहाँ से बनती है, पानी से बनती है ना, पानी होगा तो बिजली बनेगी। सो बेसिकली इस पैराग्राफ पे आपने कुछ याद करने वाला नहीं है, बट ये लास्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ये कर सकते हो आप, बाकी इसमें और कुछ काम की चीज़ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से है, ठीक है। वाटर इज़ नीडेड इन पावर प्लांट इन फैक्ट्रीज़। अब फैक्ट्रीज़ में पावर प्लांट के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। कूलिंग ऑफ इंजन एंड मशीनों को ठंडा करने के लिए, इंजन्स को ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। वाटर इज़ आल्सो बीन यूज टू पावर हाउस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हमें जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ पे पानी चाहिए। ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज टू वर्क मैसिव टर्बाइन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए हमें शदीद, जैसे हम डैम बनाओ कहा है, तो डैम क्यों बनाओ, क्योंकि पानी जितना होगा उतनी बिजली पैदा होगी। तो मैनी इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टिन की या मिनरल की माइनिंग की है, ऑयल की है, यहाँ पे ये सारा काम करने के लिए हमें पानी की ही ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ह्यूज पानी की इस प्रोसेस के लिए। सो ये था प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ में हम क्या पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और किन किन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे टिन और की उन्होंने माइनिंग की दी है हमें एग्जांपल, ऑयल रिफाइनिंग की दी है, यहाँ पे हमें पानी चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि इसलिए पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। सो द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज़। अब देखो, अब पहले लाइट काफ़ी जाती थी, तो क्यों जाती थी, क्योंकि हमारे पास पहले अब इतने डैम नहीं थे, तो अब डैम बन रहे हैं तो बिजली भी पैदा हो रही है। सो फॉलोइंग द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अब शहरों की आबादी बढ़ती हुई जा रही है। अब यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 13% जो आबादी है शहरों में थी, कब, 1900 में। सो अब द पॉपुलेशन ग्रू 49% 2005 में हो गई, पहले 13% थी 1900 में, अब 49% हो गई 2005 में, एंड इट विल बी 60% 2030 तक। अब ये 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, अब गांव के लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। सो एन अर्बन ड्वेलर यूजेस मोर रिसोर्सेज दैन अदर हु लिव इन रूरल एरियाज़, जो गाँव में रहती हैं उनकी निस्बत जो शहरों में रहते हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, पानी, बिजली, गैस, हर चीज़ का। सो द रिलायंसेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस इन अर्बन होम, जैसे कि एसी हो गया, पंखे हो गए। गांव में तो बाहर लोग नेचुरल हवा लेते हैं, दूसरी बायोगैस वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब वहाँ नहीं है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो शहरों की आबादी है वो ज़्यादा चीज़ों का, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उनकी डिमांड भी अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पावर, लाइट ना जाए। अब लाइट एनर्जी उनकी डिमांड, हायर डिमांड है, जैसे कि बिजली की है, बिगर मोर प्लांट, ज़्यादा प्लांट लगाएं ताकि पानी जितनी ज़रूरत हो पानी की भी। अब देखो गांव में लोग इतना पानी ज़ाया नहीं करते जितना शहरों में करते हैं, तो वो रिसोर्सेज हमें अब लोगों ने डिमांड कर दिए हैं शहरों में। तो इसलिए अब उन्होंने हमें ये कहा है कि 13% पहले 1900 में थी, अब 2005 में अगर देखो तो 49% थी। अब वो कह रहे हैं कि हमने अंदाज़ा ये लगाया कि अब 60% होने वाली है 2030 तक। तो अब आबादी ज़्यादातर शहरों में शिफ्ट हो रही है, शहरों में जितने लोग होंगे उतनी हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो ये 3 रीज़न्स बताए हैं। पहला उन्होंने आबादी का बताया, फिर एग्रीकल्चर का, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बताया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यूज़ ऑफ सेवेज वेस्ट। अब जो गटरों का पानी है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। सो द वाटर डैट वी यूज़ फॉर वॉशिंग एट होम रन डाउन द ड्रेनेज, वो जो हम घरों में सफाई वगैरह करके जो पानी बाहर निकाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, गटर में जा रहा है। सो इन सम कंट्रीज़, कुछ ममालिक में ऐसा, सो दे यूज वाटर इज़ नो लॉन्गर गोन इन वेस्ट, वो ये काम करते हैं जो हम वेस्ट गटर में पानी भेज रहे हैं वो वहाँ नहीं भेजते, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, रिक्लेमेशन कर रहे हैं। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर हैज़ बीन प्रैक्टिस, ये यूरोप में किया जा रहा है पिछले 20 सालों से। अब रिक्लेम का मतलब क्या है? रिक्लेम का मतलब है जो सेवेज वाटर है जो घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है, इज़ टू प्यूरिफाई, टू रिमूव द सॉलिड मटीरियल। इसका मतलब है उसमें से सॉलिड मटीरियल को निकाल दो, जो साफ़ पानी, बाकी जो पानी है गंदा, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, दोबारा उसको यूज़ में लाया जाता है। तो गटर में कोई पानी नहीं जा रहा वहाँ पे सारा पानी मशीनों के ज़रिए जो सॉलिड मटीरियल्स हैं वो साइड पे हो रहे हैं, जो पानी बचा वो फिर दोबारा उसको रिफ़ाइन किया जा रहा है। ये लिखा भी हुआ है, बैक्टीरियाज एंड अदर impurities and the water can thus be used again. So this method reduce the pressure on fresh water supply. तो इससे पानी ज़्यादा उनको नहीं मसला आ रहा फ्रेश वाटर का।
अब बैक्टीरिया जरासीम तो पानी में होंगे जो गटर में जा रहे हैं, सो द रिक्लेम वाटर भी प्योरीफाई, उनकी प्योरिटी चेक की जाती है, डिग्री चेक किया जाता है कि कितना डिग्री पानी साफ़ हुआ या कितना डिग्री पानी साफ़ नहीं हुआ। सो रिक्लेम की यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है कि रिक्लेम का मतलब क्या है, कि जो घरों से निकला उसको दोबारा उसमें से सॉलिड मटीरियल्स को रिमूव कर दिया जाएगा और जो पानी बचा उसको साफ़ किया जाएगा और फिर उसको इवन के ड्रिंक भी किया जाएगा। सो दैट गोन थ्रू इनिशियल स्टेट, फिर उसको अगर इनिशियल स्टेट में नहीं पानी सही से साफ़ हुआ तो उसको दोबारा से प्यूरीफाई किया जाएगा और जब तक वो पीने के काबिल भी ना हो जाए। तो पानी को वो जो पानी जो गटर में जा रहा है उसको क्लीन करके उसको दोबारा 2-3 दफ़ा प्यूरीफाई करके वही लोग पी रहे हैं दोबारा से। तो आप इमेजिन करो, वो पीने के साथ साथ उसको फसलों में भी लगा रहे हैं, उसको इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूएसए में, बाहर के ममालिक में ये काम हो रहा है। और इवन के वाटर इज़ यूज टू रिप्लेनिश अंडरग्राउंड एक्वीफायर। सो रिक्लेम वाटर कैन बी आल्सो बी प्यूरीफाइड टू टेबल स्टैंडर्ड दैट कैन फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो उन्होंने प्यूरीफायर की ऐसी एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है, अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो वो हम पी सकते हैं। तो ये काम हो रहा है बाहर। तो सिंगापुर में स्मॉल परसेंटेज। सो ये आपका था कि सीवेज वेस्ट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और कहाँ हो रहा है। तो इसमें आपने ये रिक्लेम की डेफिनेशन याद कर लेनी है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन कि ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एक तो ये साइड बॉक्स भी पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू इंक्रीज द वाटर सप्लाई ऑफ ड्राई रीजन थ्रू अ मेथड नाउ एज क्लाउड सीडिंग। जो साइंटिस्ट हैं वो पानी का सप्लाई इस्तेमाल करें किस मेथड से, क्लाउड सीडिंग के मेथड से। इस मेथड में क्या होता है, केमिकल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द एयर, हवा में केमिकल्स को छोड़ा जाता है, टू अलाउ वाटर ड्रॉपलेट टू फॉर्म मोर इजीली, ताकि हवा में वो केमिकल जाके वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं ताकि पानी बन सके। और साइंटिस्ट हैव ईयर टू डिटरमाइन इट इफेक्टिवनेस, तो साइंटिस्ट ने बता भी दिया कि इफेक्टिवनेस है। तो ये एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंश्योरिंग वाटर सप्लाई। So a water catchment area is an area where all water, sediment and dissolved mineral drain into a common outlet. अब पहले तो ये समझो कि कैचमेंट एरिया क्या है। कैचमेंट एरिया वो जहाँ पे अब बारिश हुई है तो बारिश का पानी जमा हो जाएगा, या कोई ऐसी जगह या कोई जहाँ पे हम खुदाई की और वहाँ पे पानी जमा हो जाए, वो कैचमेंट एरिया कहलाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ पे सेडिमेंट्स भी, पत्थर भी, डिज़ोल्व मिनरल्स भी जाके एक कॉमन आउटलेट एक जमा हो जाए वहाँ पे। सो वो नदियों, फिर वहाँ से नदी में जाएँ, रिवर्स में जाएँ और अंडरग्राउंड एक्वीफायर ज़मीन में जाएँ। तो ये सारा उन्होंने नीचे एक डायग्राम भी बनी है, एक पत्ते की है, बट वहाँ पे आपको बताया हुआ है कि कैचमेंट एरियाज़ कैसे कैसे, तो वो डायग्राम आप देख लो। सिटीज़ विद देयर नेटवर्क ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सीवर केनाल एंड रिवर आर आल्सो कैचमेंट एरिया। तो शहरों में ये स्ट्रॉम सीवर केनाल्स वगैरह हैं, रिवर्स हैं, ये सारे कैचमेंट एरिया ही हैं। वी ऑल लिव इन अ कैचमेंट एरिया, हम सब भी जो हैं। सो द वाटर डैट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग इन अ फॉर्म ऑफ रिवर। अब देखो पानी, अगर बारिश का पानी साफ़ होता है, वो जमा होकर रिवर्स में जाएगा और फिर फर्दर द वाटर डैट इज़ यूज्ड, वो पानी जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करें जो रिवर से आ रहा है, उसको भी एक दफ़ा रिजर्वियर होता है कहाँ पे, कैचमेंट एरिया में। सो द टाइप ऑफ लैंड यूज़, वो ज़मीन जो इस्तेमाल की जाती है फार्मिंग के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ के लिए, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पानी की क्वालिटी पे। कैचमेंट में उसकी पानी की क्वालिटी कैसी, गंदी है, या अगर कोई चीज़ साफ़ है तो साफ़ पानी होगा, अगर वहाँ पे गंद है तो फिर गंदा पानी होगा। एग्जाम्पल, द क्लियरिंग ऑफ ट्रीज़ विल रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट इनटू द रिवर सिस्टम। उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम दरख्तों की कटाई कर देंगे, साफ़ कर देंगे, तो वहाँ पे जो सेडिमेंट्स होंगे, जो पत्थर होंगे, वो रिवर सिस्टम में जाएंगे। अब सेडिमेंट क्या होते हैं, सेडिमेंट में एक एरोजन का प्रोसेस होता है जिसमें पत्थर छोटे छोटे हिस्से में टूट के रिवर में जाते हैं। सो ये बताया गया एग्जांपल में। उसके बाद ये है वो डायग्राम, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ द कैचमेंट एरिया इंश्योर दैट द वाटर क्वालिटी रिमेन एट अ हेल्दी लेवल। जो पानी इस एरिया को, कैचमेंट एरिया को क्लीन करते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए जो लोग पी रहे हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में कैचमेंट के जो मैनेजमेंट हैं वो पानी की क्वालिटी को मेनटेन रखते हैं ताकि पानी फिर हम ईजिली सप्लाई कर सकें। लेकिन इन सम कंट्रीज़ में द कैचमेंट एरिया इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर रिजर्व वेयर एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड एंड क्लोजली मॉनिटरिंग। मतलब कुछ कंट्रीज़ में ऐसे हैं कि जो नेचर रिजर्व है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, कम है, तो वहाँ पे उसको मॉनिटर भी ज़्यादा किया जा रहा है। सो दिस इज़ टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ लिटिल पोल्यूशन एज पॉसिबल एज द वाटर द ड्रेन इनटू द सर्विवियर रिवर सिस्टम और अंडरग्राउंड एक्वीफायर। इसमें एज सच याद करने वाला कुछ नहीं है, सिंपल उन्होंने ये सिर्फ कैचमेंट एरियाज़ क्या होते हैं ये आपको पता, और इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स आप कर लो। आगे इसमें एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं, बिकॉज इस टॉपिक में आपने सिर्फ कैचमेंट एरिया होता क्या है और उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है और उसकी एक एक एग्जांपल याद कर लो, बस। इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप लोग कर लेना। डिसैलिनेशन क्या होता है? डिसैलिनेशन का मतलब है पानी में से नमक को अलग करना।
ठीक है। रिमूवल ऑफ साल्ट इन सी वाटर, समुंदर का जो पानी है उससे पानी को और नमक को अलग किया जाता है थ्रू डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, जो फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इसको भी कहा जाता है। यूजिंग उसको इस्तेमाल करके हम पानी को और नमक को अलग करते हैं। एक हम 6 क्लास को साइंस में पढ़ा, आई थिंक 6 को ही था या 7 को ही था, साइंस में पढ़ाया गया था कि आपने नमक को और पानी को अलग करना है। तो एक मेन तरीका इवेपोरेशन का सिखाया था बच्चों को कि धूप में 1 घंटे के लिए एक पानी में नमक की 1 चम्मच डाल के उसको रख दो 2-3 घंटों के लिए। उसके बाद जाके देखो तो वो पानी जो है इवेपोरेट होकर भाप बन के उड़ चुका होगा, गायब होगा पानी, सिर्फ आपके पास नमक बचेगा। तो ये प्रोसेस भी है, बट यहाँ पे हमें पानी चाहिए। पानी को उड़ाना नहीं है, इवेपोरेट नहीं करना, हमें पानी चाहिए। हम सिर्फ नमक और पानी को अलग अलग करेंगे और फिर उस पानी को साफ़ करके इस्तेमाल करेंगे। सो वो प्रोसेस होगा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से या फिर डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। ये मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब हम शिप्स में हों या सबमरीन में हों काफ़ी टाइम से। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो नेवी के लोग होते हैं, नेवी जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सबमरीन में रहते हैं ज़मीन पानी के नीचे, और फिर वहाँ पर उनका कोई ना कोई काम होता है। तो वहाँ पर अगर वो ये काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, होता नहीं होता होगा मे बी, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। वहाँ पे क्या है कि वो मशीन्स का इस्तेमाल करके मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का भी इस्तेमाल करके पानी को और नमक को अलग करेंगे और फिर उस पानी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको पता हो कि कहाँ यूज़ हो रहा है, इन डिस्टिलेशन में। इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में द सी वाटर इज़ हीटेड, पानी जो है उसको गर्म किया जाता है और बाद में उसको ठंडा किया जाता है। फिर उसके वाटर वेपर कंडेंस होते हैं फ्रेश वाटर में। इन द मेम्ब्रेन मेथड, ये जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का मेथड था उसमें क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फोर्स किए जाएंगे, जिसमें से नमक के मॉलिक्यूल्स उस मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे, नमक उधर ही रह जाएगा और पानी अगले फिल्टर होके नेक्स्ट जार में चला जाएगा। वट कम थ्रू द मेम्ब्रेन इज़ फ्रेश वाटर, क्या निकल के आएगा हमारे पास, साफ़ पानी। तो ये प्रोसेस था कि पानी को हम साफ़ कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको दोबारा मैं बता देती हूँ कि मेम्ब्रेन मेथड से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्सफुली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारे जाएंगे, जिससे उस मेम्ब्रेन से नमक नहीं गुजर सकेगा, पानी गुजर जाएगा और साफ़ पानी हमारे सामने आ जाएगा, नमक वहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिसैलिनेशन में भी होगा, इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी अलग किया जा सकता है। डिसैलिनेशन हैज़ बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें बहुत फेमस हो रहा है ये, क्योंकि ये महंगा भी है, लेकिन फेमस तो हो रहा है बट ये क्या है, एक्सपेंसिव भी है। लोग इसका ज़्यादातर इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं नमक को और पानी को अलग करो, तो वो बहुत महंगे हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा इतना नहीं हो रहा, बट ये फेमस हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी भी ज़्यादा लेता है पानी को इवेपोरेट करने में सी वाटर से और फिर डिस्टिलेशन के मेथड से। तो द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का डिस्टिलेशन से मेम्ब्रेन जो है ये सस्ता है, ठीक है, लेकिन इसकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये है कि ये एनर्जी कम इस्तेमाल करता है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करता है, डिस्टिलेशन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, तो इसके निस्बत लोग जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी कॉस्ट ज़्यादा है। तो यही नीचे आपके लिखा हुआ है। तो ये डिसैलिनेशन का प्रोसेस है, 2 मेथड से हो सकता है, डिस्टिलेशन से और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से। तो ये था आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारे पास बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बायोगैस इस्तेमाल एनर्जी के लिए एज अ सोर्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक वेस्ट, किससे हो रही है, ऑर्गेनिक वेस्ट से। अगर मैं आपको इजी वर्डिंग में बताऊं, जो बफेलो या काओ का जो गोबर वगैरह है, उसको गांव में विलेजेस में उसको पाथियाँ बना के उसको धूप में रखा जाता है। जब वो सूख जाते हैं तो उससे आग जलाई जाती है और उससे आग जलती है, और वो एक उससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूशन पैदा नहीं करता, उसमें पोल्यूशन नहीं होती, आलूदगी नहीं होती उसमें। हवा में जो धुआं होता है, अब जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो हवा को आलूदा कर रहा है, जबकि जो हम इस गोबर की पाथियों से या जो गैस निकल रही है, ये जो धुआं है, ये हमारे माहौल को गंदा नहीं करेगा। ये सीधी बायोगैस कहलाती है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है एज अ फूड स्क्रैप या फिर एनिमल वेस्ट को उसको ब्रेक डाउन किया जाता है बैक्टीरिया को, एंड देन वेस्ट मैटर इज इनक्लोज इन एन एयर टाइट चैम्बर, तो वेस्ट मैटर इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया विद इन। और जो कुछ मैंने अभी आपको उर्दू में बता दिया ये वही इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, बट इसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है, तो बायोगैस बेसिकली वो जो उस गोबर की पाथियों से जो धुआं निकल रहा है उसको कहते हैं, जिससे आग जलती है, तो ये वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ एनर्जी। ये इवन के बायोगैस कैन आल्सो भी यूज्ड इन व्हीकल्स, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में हम गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ रिफाइंड टू द स्टैंडर्ड ऑफ नेचुरल गैस में कुकिंग के लिए, गर्म करने के लिए, चीज़ों के लिए हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था बायोगैस का। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन।
पानी को हम कैसे कंज़र्व करें, पानी को हम कैसे बचाएं। सो यहाँ से याद करेंगे, कंज़र्वेशन ऑफ वाटर इज़ आल्सो नीडेड टू रिड्यूस द यूज़ एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें ये समझना होगा कि पानी तो हमने देख लिया कि पानी सप्लाई हो कहाँ कैसे रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हो रहे हैं, बट अब हम इसको कम कैसे करें, पानी को ज़ाया होने से कैसे बचाएँ। पहला है एजुकेशन, तालीम के ज़रिए हम पानी को कंज़र्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? काफ़ी कंट्रीज़ में हैव ट्राई टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू द पब्लिक थ्रू एजुकेशन, स्पेशली इन स्कूल। अब काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंस बता रहे हैं पानी की स्कूल्स में। जैसे अब आप पानी कंजर्वेशन कैसे कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हो, आप बुक्स में पढ़ रहे हो, राइट, तो ये स्कूल में बताया जा रहा है। सो एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रीच आउट टू द पब्लिक। एजुकेशन ही वो है, एक ज़रिया है पब्लिक तक पहुंचने का, पब्लिक को बताने का कि हम कैसे कर सकते हैं। सो काफ़ी ममालिक में पानी रिसोर्सेज के बारे में स्कूल करिकुलम में ऐड किया जाता है। करिकुलम आपकी बुक्स, आपके बुक में भी ऐड है, तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में भी है। उसका मकसद ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको स्टीवर्डशिप और अर्थ के रिसोर्सेज के बारे में अच्छी नॉलेज हो, उनको पता हो कि हमने अपनी अर्थ को क्लीन कैसे करना है। इट इज़ एवरीबडी बिजनेस, इट इज़ नॉट योर बिजनेस, इट इज़ एवरीबडी बिजनेस टू इंश्योर कि हम रिसोर्सेज का केयरफुली इस्तेमाल करें रिस्पॉन्सिबल मैनर से, ताकि फ्यूचर वाली आने वाली जो जनरेशन है वो इंजॉय कर सके और उनको इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी पता हो। दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी के ज़रिए। Many water-saving devices have been invented to help household and industries to use water uses and wastage. काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो कि हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे उन्होंने घरों की एग्जांपल दी है, घरों में हमारे पास टॉयलेट में टैब्स लगे होते हैं, टूटियाँ जिसको हम कहते हैं, अगर वो नहीं होंगी तो हमारा पानी बहुत ज़ाया होगा। तो अब इससे वाटर सेविंग कुछ और गैजेट्स में जिससे बच रहा है पानी। सिंस एग्रीकल्चर में हम लोग ज़्यादातर पानी फ्रेश वाटर लगा रहे हैं, सो कैनाल्स इनटू रिसर्च टू न्यूट्योर क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो एंड फ्लोरिश। अब रिसर्च की कि हम एक ये क्रॉप्स उगाएंगे जिससे पानी की थोड़ी कम ज़रूरत होती है। सो दे हैव बिन इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन टेक्नोलॉजी, और फिर हम जो इरीगेशन का जो पानी फसलों को लगा रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा, ताकि हमारा पानी ज़ाया ना हो इरीगेशन के प्रोसेस से। अभी बहुत ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कि इरीगेशन में हेल्प कर रही हैं कि ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना हो। अब स्प्रे की जा रही, पहले तो ट्यूबवेल खोल दिया जाता था, पूरी पानी बाहर जा रहे होते थे, अब स्प्रे आ गई, अब स्प्रे से पानी ऊपर फेंका जा रहा है। सो ये था प्रोसेस आपका वाटर कंजर्वेशन का, कि पानी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एजुकेशन से, दूसरा बताया टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी के उन्होंने दो एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। आई होप आप अब इतने कैपेबल हों कि आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सको।